हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी तरह के जो ओपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है या फिर लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होता है, अगर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए हो या फिर सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए हो, तो इन सारे एग्ज़ाम में सीसीए रूल्स 1965 से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस सीरीज़ की शुरुआत की है। और यह वीडियो इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही जारी कर दिया है और इस वीडियो में भी मैं आपको 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उसके आंसर बताने जा रहा हूं। अगर आप प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सेक्शन ऑफिसर, स्टेनो, डबल एओ, सास या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह काफ़ी मददगार साबित होगा। और साथ ही अगर आप एनबीएस, केबीएस, ईएमआरएस, डीएसएसबी में प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो भी काफ़ी मददगार साबित होगा। या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी केस में आपके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं कि ये 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या हैं और इसका सही आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एम्प्लॉई अंडर सस्पेंशन में बी ग्रांटेड नो लीव, यानी कि जो निलंबित कर्मचारी हैं उनको किसी भी तरह की छुट्टी नहीं दी जा सकती है। फर्स्ट ट्रू और सेकंड फॉल्स ऑप्शन है, तो इसमें सही आंसर क्या है? तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही है कि निलंबित कर्मचारी को किसी भी तरह की छुट्टी नहीं दी जा सकती है। क्वेश्चन टू, एन एम्प्लॉई अंडर सस्पेंशन इज एंटाइटल टू रिसीव, यानी जो निलंबित कर्मचारी हैं वो किस चीज़ के हकदार हैं? नीचे चार ऑप्शन हैं। फर्स्ट है पे एज यूजुअल, यानी कि जो पहले उनको पे मिलता था। दूसरा है सब्सिस्टेंस अलाउंस, जिसे गुजारा भत्ता कहते हैं। थर्ड लीव सैलरी और फोर्थ सब्सटेंटिव अलाउंस। तो जानिए इसका सही आंसर क्या है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सब्सिस्टेंस अलाउंस। जो सस्पेंशन के दौरान जो पे मिलता है उसे सब्सिस्टेंस अलाउंस कहते हैं। क्वेश्चन थ्री, द रेट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस एडमिसिबल टू एन एम्प्लॉई अंडर सस्पेंशन इज रेगुलेटेड बाय, यानी कि जिस रेट से निलंबित कर्मचारी को जो गुजारा भत्ता मिलता है वो किस रूल के तहत रेगुलेट होता है? किस रूल के तहत रेगुलेट होता है? तो चार ऑप्शन है। फर्स्ट है रूल 10 ऑफ सीसीए रूल्स, सेकंड FR 52, थर्ड FR 53 और फोर्थ FR 54। तो जानते हैं इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है FR 53, यानी कि थर्ड करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, द रेट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस फॉर द पीरियड आफ्टर 3 मंथ्स में वेयर द डिले इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द एम्प्लॉय बी इंक्रीज बाय, यानी कि जब किसी भी सरकारी कर्मचारी को निलंबित किया जाता है तो 3 महीना के बाद अगर एम्प्लॉय के कारण इंक्वायरी में देरी नहीं होता है तो उसका जो गुजारा भत्ता है वो कितना बढ़ाया जा सकता है? तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन है 25%, जो भी रेट पर उनको मिल रहा था उसके 25% बढ़ाया जाता है। दूसरा है 50% बढ़ाया जा सकता है। तीसरा है 75% बढ़ाया जा सकता है। चौथा है नन ऑफ द अबव। तो जानिए इसका सही आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 2, यानी कि 50% बढ़ाया जा सकता है नेक्स्ट 3 मंथ के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, द रेट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस फॉर द पीरियड ऑफ फर्स्ट 3 मंथ ऑफ सस्पेंशन इज, यानी कि जब किसी कर्मचारी को निलंबित किया जाता है तो फर्स्ट 3 मंथ जो हैं किस रेट पर गुजारा भत्ता उनको पे किया जाता है? 25% ऑफ पे, 50% ऑफ पे, 75% ऑफ पे, नन ऑफ द अबव, किस रेट से किया जाता है? तो जानिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 50% ऑफ पे। 50% ऑफ पे सब्सिस्टेंस अलाउंस के रूप में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, एन एम्प्लॉई अंडर सस्पेंशन मस्ट प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट फॉर रिसीविंग सब्सिस्टेंस अलाउंस, द सर्टिफिकेट रिलेट्स टू, यानी कि जो सस्पेंडेड एम्प्लॉई है, निलंबित कर्मचारी है, उनको एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता है गुजारा भत्ता लेने के लिए। तो ये सर्टिफिकेट किस चीज़ से संबंधित है? फर्स्ट है नॉन एम्प्लॉयमेंट, नॉन इंगेजमेंट इन एनी बिजनेस, प्रोफेशन और वोकेशन, यानी कि पहला ऑप्शन है कि एक नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट या नॉन इंगेजमेंट सर्टिफिकेट देना है कि आप किसी भी तरह के बिजनेस, प्रोफेशन या फिर वोकेशन नहीं कर रहे हैं। दूसरा है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तीसरा है बोथ ए
एंड बी, जिसे आप फर्स्ट सेकंड समझ सकते हैं। फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो जानिए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता है सब्सिस्टेंस अलाउंस लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, रिकवरी फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस शैल कंपल्सरी बी मेड फॉर, यानी कि जो गुजारा भत्ता मिलता है उसमें से कंपल्सरीली क्या चीज़ रिकवर किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सेकंड है सब्सक्रिप्शन टू जीपीएफ, थर्ड है सब्सक्रिप्शन टू सीजीईजीआईएस, फोर्थ है अमाउंट ड्यू टू कोर्ट अटैचमेंट। तो चारों में से किसी रिकवर करना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर है थर्ड, यानी कि सब्सक्रिप्शन टू CGEGIS। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू रिकवर फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस एनी अमाउंट ड्यू एज, यानी कि जो गुजारा भत्ता जो मिलता है उसमें से रिकवर करना जरूरी नहीं है। क्या इसमें से रिकवर करना जरूरी नहीं है? 4 ऑप्शन है। इनकम टैक्स, दूसरा है रिफंड टू जीपीएफ एडवांस, तीसरा है लाइसेंस फी गवर्नमेंट अकोमोडेशन, चौथा है CGHS कंट्रीब्यूशन। तो दोस्तों जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सेकंड, रिफंड ऑफ जीपीएफ एडवांस। अगर जीपीएफ से एडवांस लिया है तो उसे रिफंड करना जरूरी नहीं है, लेकिन बाकी जो है वो रिकवर कंपल्सरी रूप से किया जा सकता है। क्वेश्चन 9, एन एम्प्लॉई अंडर सस्पेंशन इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कंपेंसेटरी अलाउंस एडमिसिबल टू हिम ऑन द बेसिस ऑफ पे ऑन द डेट ऑफ सस्पेंशन, यानी कि जो निलंबित कर्मचारी हैं वो भी कंपेंसेटरी अलाउंस, अगर कोई भी कंपेंसेटरी अलाउंसेज मिलता है तो उनको मिलता रहेगा, यानी कि सस्पेंशन के दौरान जो उनका रेट ऑफ पे है तो उसी के आधार पर कंपेंसेटरी अलाउंस मिलता रहेगा। क्या यह सही है या गलत है? तो दोस्तों यह बिल्कुल सही है, ये आंसर ट्रू है कि कंपेंसेटरी अलाउंस उस रेट पर मिलता रहेगा जिस रेट पर उनको पे किया जाता है, सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, नो डिडक्शन कैन बी मेड फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस फॉर, यानी कि गुजारा भत्ता में से क्या नहीं काटा जा सकता है। फर्स्ट है रिपेमेंट टुवार्ड्स लोन एंड एडवांसेज, अगर लोन या एडवांस लिया है तो उसको रिपे करने की बात है। दूसरा है कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई ड्यू है वो। तीसरा है इनकम टैक्स, और चौथा है कि रिकवरी ऑफ लॉस टू गवर्नमेंट फॉर विच एम्प्लॉई इज रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जो कर्मचारी हैं उसके कारण जो गवर्नमेंट को लॉस हुआ है तो उसका रिकवरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फोर्थ, यानी कि जो यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट सेकंड थ्री ये डिडक्ट किया जा सकता है, लेकिन फोर्थ जो ऑप्शन है ये डिडक्ट नहीं किया जा सकता है सब्सिस्टेंस अलाउंस से। क्वेश्चन नंबर 11, देयर इज़ नो प्रोविजन ऑन रिकवरी फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अमाउंट बाय वे ऑफ, यानी कि जो गुजारा भत्ता मिलता है उसमें से किसको रिकवरी करने यानी कि काटने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसे PLI कहते हैं। सेकंड है सब्सक्रिप्शन टू जीपीएफ, जो जीपीएफ में आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। अमाउंट ड्यू टू कोर्ट अटैचमेंट, अगर कोर्ट अटैचमेंट का कोई अमाउंट है। और चौथा है रिकवरी ऑफ लॉस टू गवर्नमेंट फॉर विच एम्प्लॉई रिस्पॉन्सिबल, यानी कि आपके कारण सरकार को अगर कोई लॉस हुआ है तो उसका रिकवरी। तो जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है कि पोस्टल लाइफ प्रीमियम चाहे तो रिकवर कर सकता है, उसको किया जा सकता है अगर एम्प्लॉई विलिंग है तो। क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन लीव ट्रैवल कंसेशन कैन बी अवेल्ड, यानी कि निलंबन की अवधि में लीव ट्रैवल कंसेशन यानी कि LTC जो है उसे कौन ले सकता है। पहला ऑप्शन है बाय द एम्प्लॉई हिमसेल्फ ओनली, यानी कि एम्प्लॉई खुद ले सकता है। दूसरा है बाय द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉई ओनली, यानी कि वो सस्पेंडेड एम्प्लॉई की जो फैमिली है सिर्फ वही ले सकते हैं। तीसरा है बोथ फर्स्ट सेकंड, और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, यानी कि खुद नहीं ले सकता लेकिन उसके फैमिली मेम्बर LTC ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एन एम्प्लॉई अंडर सस्पेंशन में बी ग्रांटेड अर्नड लीव, हाफ पे लीव, कैजुअल लीव, नो काइंड ऑफ लीव, यानी कि जो सस्पेंडेड एम्प्लॉई हैं उसको किस तरह का लीव दिया जा सकता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है नो काइंड ऑफ लीव, यानी कि कोई भी किसी भी तरह की छुट्टी नहीं दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग सस्पेंशन द हेडक्वार्टर ऑफ एन एम्प्लॉई कैन बी चेंज्ड, यानी कि निलंबन के दौरान जो एम्प्लॉई का हेडक्वार्टर है स्टेशन है वो चेंज किया जा सकता है।
तो इसके 4 ऑप्शन दिया है। इफ़ नो एडिशनल एक्सपेंसेज आर इन्वॉल्व टू द गवर्नमेंट, यानी कि स्टेशन चेंज करने से गवर्नमेंट को कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं होता है। सेकंड है, इफ़ देयर वुड बी नो डिफ़िकल्टी इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एलिगेशन अगेंस्ट हिम, यानी कि उसके खिलाफ जो जांच है उस जांच करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा है, इफ़ द चेंज इज इन अकॉर्डेंस विद द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द कोर्ट, अगर कोर्ट ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है तो उसके हिसाब से चेंज हो रहा है, रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए। चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। यह तीनों कंडीशन है कि तीनों कंडीशन में उसे चेंज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, एन एम्प्लॉई अंडर सस्पेंशन कांट बी अलाउड टू अपीयर इन अ डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, यानी कि जो निलंबित कर्मचारी हैं उनको किसी भी तरह के डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए, यानी अपीयर होने के लिए, भाग लेने के लिए उनको अलाउ नहीं किया जा सकता है। यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो दोस्तों यह बिल्कुल फॉल्स है, उनको किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, एन एम्प्लॉई अंडर सस्पेंशन एंटाइटल टू, यानी कि जो निलंबित कर्मचारी हैं वो किस चीज़ के हकदार हैं? फर्स्ट है लीव ऑफ एनी काइंड एडमिसिबल टू हिम, यानी कि किसी भी तरह की छुट्टी है जो उनको मिल सकता है उसके हकदार हैं। एलटीसी फॉर हिमसेल्फ, अपनी एलटीसी ले सकते हैं। तीसरा है एक्ट एज डिफेंस काउंसिल टू अनदर एम्प्लॉई इन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट दैट एम्प्लॉई, अगर किसी दूसरे एम्प्लॉई के खिलाफ अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही हो तो ये डिफेंस काउंसिल बन सकते हैं, डिफेंस असिस्टेंट बन सकते हैं। और चौथा है लीव हेडक्वार्टर छोड़ के कहीं और जा सकते हैं। तो इसमें का सही आंसर क्या है? तो इसका आंसर है थर्ड, यानी कि 3 सही नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ आंसर जो 3 है ये सही है कि डिफेंस असिस्टेंट का काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एन एम्प्लॉई अंडर सस्पेंशन हैज़ नो राइट टू अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन डीम्ड सस्पेंशन, जो निलंबित कर्मचारी है तो उनको सस्पेंशन या फिर डीम्ड सस्पेंशन के खिलाफ अपील करने का अधिकार नहीं है। ट्रू है या फॉल्स है? तो दोस्तों ये बिल्कुल ही ये फॉल्स है, उनको अधिकार है अपील करने का। क्वेश्चन नंबर 18, कुछ एन एम्प्लॉई अंडर सस्पेंशन कांट अपील अगेंस्ट, क्योंकि ये जो ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा ऐसा है जिसके खिलाफ अपील नहीं कर सकता है? पहला है एन ऑर्डर डिटरमाइनिंग सब्सिस्टेंस एंड अदर अलाउंस, यानी कि जिनको जो गुजारा भत्ता है या दूसरे अलाउंसेस दिया है तो उसके खिलाफ एन ऑर्डर डिटरमाइनिंग पे एंड अलाउंसेज फॉर द पीरियड ऑफ सस्पेंशन, यानी कि निलंबन के दौरान जो उनको पे अलाउंसेज दिया जा रहा है उसके खिलाफ एनी अदर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, यानी बीच में, यानी कि इंक्वायरी के बीच में जो कोई ऑर्डर जारी होता है उसे इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर कहते हैं। और चौथा है ऑर्डर डिटरमाइनिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन सेवरेंस फ्रॉम सर्विस टू द डेट ऑफ रिइंस्टेटमेंट एट ड्यूटी और अदरवाइज, यानी कि जो सस्पेंशन पीरियड को रेगुलराइज करने की बात है, उसे ड्यूटी ट्रीट करने की बात है, तो अगर इसमें कोई गड़बड़ी होता है तो इसके खिलाफ। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन 3 है कि यानी कि फर्स्ट सेकंड 4 के खिलाफ अपील हो सकता है, लेकिन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर जो है इसके खिलाफ अपील नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन एन एम्प्लॉई डिटेन्ड erroneously is discharged without conviction the competent authority may treat the period of suspension as, यानी कि जब किसी एम्प्लॉई को अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर उसको छोड़ भी दिया जा सकता है, यानी कि ऐसा गलती से हुआ है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सस्पेंशन पीरियड को क्या मान सकता है? फर्स्ट, होली अनजस्टिफाइड एंड ग्रांट ऑफ फुल पे एंड अलाउंसेज फॉर द पीरियड, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो उनके सस्पेंशन को है पूरी तरह से अनजस्टिफाइड मानेंगे और उस पीरियड का पूरा पे एंड अलाउंसेज उनको देंगे। दूसरा है लीव एंड ग्रांट ऑफ लीव सैलरी, उनको लीव या फिर उसके बदले में लीव सैलरी उनको देंगे। तीसरा है ब्रेक इन सर्विस कर देंगे और कोई पे भी नहीं देंगे। और चौथा है डैज नॉन डिक्लेयर कर देंगे, यानी कि जितना समय वो पुलिस कस्टडी में रहे या फिर जेल में रहे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि अगर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है फिर छोड़ दिया जाता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो इस केस में सस्पेंशन को पूरी तरह अनजस्टिफाइड माना जाता है और पूरा पे और अलाउंसेज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, इफ एट द कंक्लूजन ऑफ द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अ सस्पेंडेड एम्प्लॉई ओनली अ माइनर पेनल्टी इज इम्पोज सस्पेंशन विल बी ट्रीटेड एज, अगर किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलाया जाता है और लास्ट में सिर्फ माइनर पेनल्टी दिया जाता है तो इस केस में जो सस्पेंशन पीरियड है उसको क्या मानेगा? और सस्पेंशन एज सच उसको सिर्फ सस्पेंशन मान लेगा, इसको एक गलती मान लेगा। सेकंड, थर्ड होली अनजस्टिफाइड पूरी तरह अनुचित मानेगा।
और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है होली अनजस्टिफाइड, मीन्स उसे पूरी तरह अनुचित माना जाएगा अगर सिर्फ माइनर पेनल्टी दिया गया है तो। क्वेश्चन नंबर 21, इफ एन एम्प्लॉय प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन डाइज बिफोर द कंक्लूजन ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ जो कि सस्पेंडेड है उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा और उसी बीच में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इस केस में सस्पेंशन पीरियड का क्या होगा, कैसे ट्रीट किया जाएगा सस्पेंशन पीरियड को। तो पहला जो ऑप्शन दिया है, द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ सस्पेंशन एंड डेट ऑफ डेथ शैल बी ट्रीटेड एज ड्यूटी, यानी कि जब से सस्पेंड किया गया जब तक उनकी मृत्यु हुई है तो इस पीरियड को ड्यूटी माना जाएगा। दूसरा ऑप्शन है द फैमिली ऑफ डिसीज शैल बी पेड फुल एंड अलाउंसेज फॉर द पीरियड, यानी कि जो डिसीज्ड है जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार को पूरा पे एंड अलाउंसेज दिया जाएगा सस्पेंशन पीरियड का, आफ्टर एडजस्टिंग अमाउंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस ऑलरेडी पेड, यानी कि सब्सिस्टेंस अलाउंस जो सस्पेंशन पीरियड में पे किया गया था उसको काट के पूरा अमाउंट, पूरा पे एंड अलाउंसेज उसके फैमिली को पे किया जाएगा। तीसरा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और चौथा है नन ऑफ द अबव। आइए जानते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22, द पीरियड ऑफ सस्पेंशन ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज नॉट ट्रीटेड एज ड्यूटी इन केस, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी के जो सस्पेंशन पीरियड है उसको ड्यूटी नहीं माना जाता है। कब, तो जैसे कि चार ऑप्शन है, व्हेन ओनली माइनर पेनल्टी इज इम्पोज, जब सिर्फ माइनर पेनल्टी दिया जाता है, व्हेन एम्प्लॉय इरोनसली डिटेंड इज डिस्चार्ज विदाउट कन्विक्शन, यानी कि उस कर्मचारी को गलती से अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर उनको बिना कोर्ट में प्रोसीडिंग चला ही उनको छोड़ दिया जाता है। तीसरा है व्हेन द एम्प्लॉय डाइज ड्यूरिंग सस्पेंशन, जब एम्प्लॉय सस्पेंशन के दौरान ही एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है। चौथा है व्हेन द एम्प्लॉय इज नॉट फुली एक्सोनरेटेड ऑफ द चार्ज इन ड डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, यानी कि डिपार्टमेंटल जो कार्रवाई होती है उसमें उनको चार्ज से पूरी तरह मुक्त नहीं किया जाता है, तो किस केस में उसको ड्यूटी नहीं माना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है फोर्थ, यानी कि अगर उनको पूरी तरह से दोष मुक्त नहीं किया जाता है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में, तो उस पीरियड को ड्यूटी नहीं माना जा सकता। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेनल्टी, इसमें से कौन सज़ा है, एक विभागीय सज़ा है विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट और नॉट पासिंग द नेसेसरी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, यानी कि अगर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन जो है यानी कि इंक्रीमेंट रोक दिया गया है, चूँकि यह निर्भर है डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन पास करने पर, तो अगर इस केस में इंक्रीमेंट को रोका जाता है। दूसरा है विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन, यानी कि पदोन्नति को रोक दिया गया है। तीसरा है नॉन प्रमोशन आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ हिज केस, यानी कि उनका केस को कंसिडर करने के बाद उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता है। चौथा है रिवर्सन ड्यू टू अनसुटेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय सुटेबल नहीं पाया जाता है इसलिए उनको पिछले पोस्ट पर रिवर्ट कर दिया जाता है। तो इसमें से किसको पेनल्टी माना जाता है, तो दोस्तों ये आंसर है सेकंड, यानी प्रमोशन को रोकना जो है ये एक तरह का पेनल्टी है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेनल्टी, वार्निंग, सेंश्योर, विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, नन ऑफ द अबव, इसमें से कौन पेनल्टी है, तो इसका सही आंसर है वार्निंग। वार्निंग कोई पेनल्टी नहीं है, ये किसी भी तरह के विभागीय सज़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेनल्टी, इसमें से कौन जो है से एक विभागीय सज़ा नहीं है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, सस्पेंशन, कंपलसरी रिटायरमेंट, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। तो जानिए कि इसका सही आंसर क्या है। इसका आंसर है सस्पेंशन, यानी कि सस्पेंशन कोई विभागीय सज़ा नहीं है। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि यह जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा कि बहुत ही जल्दी इसका पार्ट 3 भी जारी होगा। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।